So, hi guys, my name is Rahul Prasad and I welcome you all to our YouTube channel Mission No Backlog. So, I hope कि आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया है। ये वीडियो सेकंड यूनिट का है, तो आज की वीडियो में हम सेकंड यूनिट कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में कल एग्जाम से तो जल्दी जल्दी सब कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसलिए सेकंड वीडियो में मेनली मुझे चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे थे, तो वो चार टॉपिक आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। बाकी और छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो कि आ सकते हैं, उनको कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। वो भी मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं। नोट्स में सब कुछ मिलेगा आपको। बट मैं बेसिकली चार इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं उन्हीं को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उन चार टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा, और क्योंकि टाइम कम है। तो चालू करते हैं गाइस। पहले देख लेते हैं गाइस कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला है डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा डिक्शनरी, हिप्पो चार्ट, वॉरियर और डायग्राम। ये चार टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल 2022 में डीएफडी आया था, डेटा डिक्शनरी आया था, राइट, सब ये आए थे। और कोकोमो मॉडल, ये एक लौता ऐसा मॉडल है यूनिट 2 का जिसमें कि न्यूमेरिकल है। ठीक है, इकलौता मॉडल है जिसमें कि न्यूमेरिकल आ सकते हैं, और न्यूमेरिकल बनेगा तो सिर्फ इसी टॉपिक से बनेगा और किसी से नहीं बनेगा। तीसरा फास्ट मॉडल, और फिर चौथा है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, राइट। ये चार टॉपिक आज बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं नोट्स से। नोट्स में आ चुके हैं हम। सो फास्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले तो ये जान लो। फास्ट का फुल फॉर्म होता है फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक। ओके, क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। Basically, its objective is to bridge the expectation gap, that is difference between what developer thinks they are supposed to build and the what customers think they are going to get। मतलब कि ये कहना ये चाह रहा है कि आप किसी कंपनी के पास गए, आपने उनको चीज बताई, ठीक है, कि आपको ये ऐसा 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 सॉफ्टवेयर चाहिए, उसमें ये स्पेसिफिकेशन चाहिए, ऐसे ऐसे चीजें होनी चाहिए। चलो ये वो छोड़ो। आप एक लैपटॉप शॉप में गए, कंप्यूटर शॉप में गए, आप उसको जाके बोल रहे हो कि मुझे 8 GB रैम वाला लैपटॉप चाहिए, ठीक है, उसमें 512 SSD होना चाहिए, राइजन 5 प्रोसेसर होना चाहिए, इंटेल 11 Gen प्रोसेसर होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो कि उसके पास वो पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप अवेलेबल हुआ नहीं, तो वो क्या करेगा? उसके जगह आपको उससे मिलता जुलता कुछ आपको लैपटॉप दिखाएगा, यही करेगा ना। सो यही है कि वो ये जो है एक्सपेक्टेशन जो आपकी थी और जो एक्सपेक्टेशन आपकी मीट नहीं हुई, उसके बीच में एक ब्रिज बना देता है, ताकि दोनों को काम चल जाए। डेवलपर का भी चल जाए जो सॉफ्टवेयर बना रहा है, और कस्टमर जिसको वो चीजें नहीं मिली उसका भी काम चल जाए। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, लगभग लगभग, ठीक है। तो ये काम थे, ये चीज था। फिर आता है, फिर दूसरा पॉइंट, फास्ट इज अ टीम वर्क अप्रोच फॉर कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स। फास्ट जो है एक टीम वर्क अप्रोच है रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करने के लिए, राइट। बेसिक गाइडलाइंस है फास्ट की, ये पढ़ लेते हैं। मीटिंग्स आर कंडक्टेड एट अ न्यूट्रल साइट अटेंडेड बाय बोथ डेवलपर एंड यूजर। जो क्लाइंट और डेवलपर है उन दोनों के बीच मीटिंग होनी चाहिए टाइम टू टाइम की। जो जो बनाया है डेवलपर, वो क्लाइंट के जो रिक्वायरमेंट्स उसे मीट कर रहे हैं कि नहीं, ये सब डिस्कस करने के। दूसरा पॉइंट है एस्टैब्लिशेस रूल्स फॉर प्रिपरेशन एंड पार्टिसिपेशन। पूरा सॉफ्टवेयर जो है उसको बनाने के लिए कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, राइट। फिर है एन एजेंडा इज सजेस्टेड दैट विद इनफ फॉर्मेलिटी टू कवर ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट बट इनफॉर्मल इनफ टू एनकरेज द फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज। एक एजेंडा बनाते हैं जो कि ऐसा होता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको तो कवर करना ही है एजेंडा में, ठीक है। और जो भी मतलब और आइडियाज आ रहे हैं उनको तुम डिस्कस कर सकते हो, अगर वो दोनों के तरफ से ओके है, तब जाके तुम उसको सॉफ्टवेयर में अप्लाई करोगे, ठीक है। ये होता है एजेंडा में, ये फास्ट का एजेंडा। फिर आता है चार पॉइंट है गोल्स ऑफ फास्ट टीम। पहला क्या है? पहला है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। ऑब्वियसली पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगेंगी सॉफ्टवेयर बनाने में। प्रपोज एलिमेंट्स ऑफ सॉल्यूशंस, नेगोशिएट डिफरेंट अप्रोच, ठीक है, ये हो गया। अब रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फास्ट, फास्ट को कौन रिप्रेजेंट करता है, राइट, ये इंपॉर्टेंट चीज है।
ये आ सकते हैं मे भी 4 नंबर पे, ये देख लेना। पहला है मार्केटिंग पर्सन, फास्ट को रिप्रेजेंट करता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियर से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, और एक आउटसाइड फैसिलिटेटर। ये 4 लोग जो हैं फास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। फास्ट क्या होता है? फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था। फैसिलिटेट फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक। ठीक है, इतने चीजें हो गई। अब फॉर फास्ट मीटिंग फॉलोइंग स्टेप्स आर परफॉर्म। अब फास्ट को जो मीटिंग होता है उसके लिए क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं वो पढ़ लेते हैं। पहला है स्टार्ट्स डिस्कशन ऑन द नीड एंड जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अब आप कुछ अब आप एक ऑफिस में हो, डिस्कस कर रहे हो पूरा प्रोजेक्ट के बारे में। तो क्या नीड बनी है उस सॉफ्टवेयर को बनाने की, क्या नीड है, क्या जरूरत है उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, ये तो पहली चीज आप डिस्कस करोगे पूरे ग्रुप से। ठीक है, और जस्टिफाई करोगे कि प्रोडक्ट क्या है। लाइक सपोज पेटीएम का एग्जाम, तो पेटीएम क्या है? पेटीएम एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऐप है। ठीक है, तो वो चीज बताओगे लोगों को, ग्रुप है जिसके साथ मीटिंग हो रहा है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट्स लिस्ट फॉर डिस्कशन आफ्टर एस्टेब्लिशिंग द एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट हुआ था, मतलब क्लाइंट और डेवलपर्स के बीच, वो लिस्ट को आपको डिस्कशन में शो करना पड़ेगी। ये चीजें क्लाइंट ने बताए हैं कि ये चीजें सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए। सपोज करो आप लैपटॉप लेने जा रहे हो, तो क्लाइंट ने बोला है कि 8 GB रैम होना चाहिए, 512 SSD होना चाहिए, इतना HDD होना चाहिए। ठीक है, ये प्रोसेसर होना चाहिए, ऐसा हो। फिर तीसरा पॉइंट है कंबाइंड लिस्ट इज क्रिएटेड बाय द ग्रुप विच एलिमिनेट्स द रिडंडेंट एंट्रीज। अब ये रिडंडेंट एंट्रीज हटाना मतलब कि जो चीजें आप नहीं बना सकते या आपके पास रिक्वायर में मतलब चीजें नहीं है उसको बनाने की। ठीक है, आपके पास वो डेवलपर नहीं है, सपोज आपका जो कंपनी वो सिर्फ फ्रंट एंड बना सकता है सपोज, और आपको बैकएंड नहीं आता, तो आप जो भी बैकएंड का चीज होगा वो आप किसी और को दोगे, हटाओगे, वो अपने कंपनी से उसको हटाओगे। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर चौथा पॉइंट है फैसिलिटेटर विल कोऑर्डिनेट द डिस्कशन ऑफ द मीटिंग। जो जो भी फैसिलिटेटर होगा वो पूरा मीटिंग को कोऑर्डिनेट करेगा। टीम वर्क्स टू डेवलप मिनी स्पेसिफिकेशंस फॉर एंट्रीज ऑन द लिस्ट। अब सपोज आपको फ्रंट एंड बनाना है, बैक एंड तो आपका बस की नहीं है, तो आप दूसरे को दे दिए, बट आपको फ्रंट एंड फ्रंट एंड में आपको आपका जो पूरा फ्रंट एंड वो मान लो आप 3 भाग में डिवाइड करो। HTML एक बंदा लिखेगा, CSS एक बंदा लिखेगा, जावास्क्रिप्ट एक बंदा लिखेगा, रिएक्ट जेएस एक बंदा करेगा। ठीक है, ये 4 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया अपने फ्रंट एंड को। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि टीम वर्क्स टू डेवलप मिनी स्पेसिफिकेशन। पूरा टीम में पूरा डिस्कस होगा कि कौन क्या करेगा। ठीक है, फिर टीम प्रेजेंट्स ईच ऑफ इट्स मिनी स्पेसिफिकेशन टू ऑल फास्ट अटेंडीज फॉर डिस्कशन। और फिर वो जो जिसको जिसको अलॉट हुआ है वो बताएगा कि ये मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, फिर कुछ अपडेट होगा, कुछ एडिशन होगा, कुछ डिलीशन होगा पूरे प्रोजेक्ट में से, वो चीज होती। राइट, ये हो गया। फिर 7th पॉइंट है ईच फास्ट अटेंडी मेक्स अ लिस्ट ऑफ वैलिडेशन क्राइटेरिया फॉर प्रोडक्शन प्रोडक्ट एंड प्रेजेंट्स इट्स टू टीम। एक वैलिडेशन क्राइटेरिया बनाना पड़ेगी, इतना तक वैलिड करेंगे, मतलब इतने टाइम ड्यूरेशन में अपने को ये कंप्लीट करना है। ठीक है, और फिर लास्ट में कंप्लीट ड्राफ्ट स्पेसिफिकेशन यूजिंग ऑल इनपुट फ्रॉम द फास्ट मीटिंग असाइन टू वन और मोर पार्टिसिपेंट्स। अब ये सारी चीजें जो हुई हैं स्टार्ट से लेके, आप क्या क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए क्लाइंट का, आप क्या क्या बना सकते हो, किसको क्या चीजें अलॉट होंगी, ये सब जो है एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में बन के हर एक अटेंडी को दिया जाता है। जो भी फास्ट मीटिंग अटेंड करे उसको दिया जाता है, एक एक बंदे को, कि ये चीजें हैं, ये चीजें इसको अलॉट हुई हैं, ये चीजें अपन कर सकते हैं, ऐसा पूरा चीज। ठीक है, ताकि बाद में कुछ दिक्कत ना आए। ये हो गया फास्ट के बारे में। अब ये है एक टॉपिक था सेकेंड यूनिट में, इंटरव्यूज। इंटरव्यूज में बेसिकली इंटरव्यू ही होता है। ये सब आप एक बार पढ़ोगे समझ आ जाएगा। मैं इस पे ज्यादा जा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में नहीं आ रहा है। क्योंकि इसका चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर एक होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। एक ग्रुप टेक्निक है इंटेंडेड टू जनरेट लॉट्स ऑफ न्यू आइडियाज एंड प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म टू शेयर व्यूज। अगर किसी के पास नए आइडियाज आ रहे हैं तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें आप भी अपने व्यूज शेयर कर सकते हो। ठीक है, यूज केस अप्रोच एक होता है। क्वेश्चनर, a requirements questionnaire is a list of questions about the project requirements। ये क्वेश्चनर एक आ सकता है कि एक रिक्वायरमेंट होता है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक
जो क्वेश्चन पूछने वाला होता है वो एक प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछता है। वो क्वेश्चंस हो सकते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड या प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव से। फिर आता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, राइट। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट अपन पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होता है? तो अ कंडीशन और कैपेबिलिटी नीडेड बाय यूजर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम और अचीव एन ऑब्जेक्टिव। एक कंडीशन या एक पर्सन के पास जो कैपेबिलिटी होता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का और अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने का, वो होता है सॉफ्ट। फिर एक कंडीशन, इसका दूसरा डेफिनेशन है कि दैट कंडीशनल कैपेबिलिटी दैट मस्ट बी मेट और पोजेस्ड बाय सिस्टम और सिस्टम कंपोनेंट टू सेटिस्फाई कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, वही चीज है। A document representation of a condition or capability as in one and two, सेम चीज है। आप ये लिख दोगे, ये डेफिनेशन लिख दोगे तो भी एक ही बात है, सब तीनों सेम है, तीनों बस अलग अलग फॉर्मेट में दिया गया है। ठीक है, ये चीज हो गई। क्या होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट? टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपको लिखना है ना आंसर इसमें, हाँ आज के वीडियो में मैं आंसर राइटिंग भी समझाऊंगा इस वीडियो के एंड में। तो एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। बहुत लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो और हम जितना जल्दी सब्सक्राइब करोगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम जल्दी जल्दी यार, बहुत मेहनत लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह ढूंढने में, राइट। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। पहला क्या है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, दूसरा नॉन फंक्शनल, तीसरा डोमेन रिक्वायरमेंट, राइट। ये इसका डायग्राम है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इधर, फिर ऊपर डोमेन, नॉन फंक्शनल, फंक्शन, और तीनों इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, पहला पढ़ते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सो these are the requirements that the end user specifically demands as basic facilities that the system should offer। अब आप स्टार्ट करो कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना, तो जो आपका क्लाइंट है वो बेसिकली स्टार्ट में कुछ तो वो स्पेसिफिकेशन देगा ही आपको कि मेरे को ये चीजें चाहिए, मैं ये डिमांड करेगा इस चीज का कि ये बेसिक चीज है। सब मतलब मान लो आपको ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट बना रहा है तो वो ये तो डिमांड करेगी कि मेरे को वीडियो अपलोड होना चाहिए उसमें, पहली बात। दूसरी बात है कि लॉग इन और साइन अप पेज होना चाहिए, होम पेज होना चाहिए, अबाउट अस पेज होना चाहिए। बेसिक चीज है जो कि क्लाइंट डिमांड करेगा आपसे अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ये होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, पहली चीज पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ऑल दीज फंक्शनैलिटीज नीड टू बी नेसेसरली इनकॉर्पोरेटेड टू द सिस्टम एज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब भाई बेसिक चीज है, उसने बोला है तो आपको ये चीज ऐड करनी पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट में, राइट। तो वही है, दूसरा पॉइंट है कि आपको ये चीज ऐड करनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट, एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेके। These are represented or stated in the form of input to be given to the system, the operation performed and the output expected। So basically आपने जो जो भी चीजें उसने डिमांड की थी स्टार्टिंग में, वो सबको आप पूरा प्रोजेक्ट में इनपुट के तौर पर लोगे कि भाई जो डिमांड है वो हमारे दिमाग में बैठा, हम उसको कोड कर रहे हैं, मतलब हम इनपुट दे रहे हैं, राइट। अब हमारे दिमाग से वो इनपुट ही जा रहा है ना, हम कोड कर रहे हैं तो हम कोड मतलब इनपुट इनपुट ही दे रहे हैं। अब जो कोड बन हम सॉफ्टवेयर बना दिया, अब जो कोड जो है अपने को आउटपुट देगा वो आउटपुट एक्सपेक्टेड है यानी ये चेक करते हैं इसमें बस, राइट। फिर चौथा पॉइंट है दे आर बेसिकली द रिक्वायरमेंट स्टेटेड बाय द यूजर विच वन कैन सी डायरेक्टली इन द फाइनल प्रोडक्ट अनलाइक नो द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, और फिर जो भी चीजें उसने बेसिक चीजें जो उसने डिमांड की थी वो चीज जो है अपने को फाइनल प्रोडक्ट में मिल जाएगा। फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट यही होता है। एग्जांपल देख लो, इन अ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम अ डॉक्टर शुड बी एबल टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन ऑफ हिज पेशेंट्स, राइट। कुल मिला के फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि अगर आप किसी को सॉफ्टवेयर बनाने दे दिए और आप पूरा सॉफ्टवेयर बन के आ गया, तो कुछ बेसिक चीजें आपके पास एक्सेस होनी चाहिए, राइट। लाइक एग्जांपल ले हॉस्पिटल का है। हॉस्पिटल में क्या लिखा है कि डॉक्टर जो है अपने पेशेंट का जो डेटा है उसको रिट्रीव कर पाए। लाइक पेशेंट का नाम क्या है ये एक्सेस उसके पास होना चाहिए, वो रिट्रीव करे। पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्या एज है पेशेंट की, पेशेंट को क्या डिजीज है, ये सारी चीजें जो हैं, ये सब बेसिक चीजें जो हैं डॉक्टर के पास होनी चाहिए, राइट। ये होता है फंक्शनलिटी रिक्वायरमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फिर आता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। दीज आर बेसिकली द क्वालिटी कॉन्स्टेंट्स
that the system must satisfy according to the project contract. प्रोजेक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट उसके बेसिस पे जो सिस्टम जो है अपना प्रोजेक्ट कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं उन वो जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट, राइट। प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट में है कि आपको होम पेज बनाना है, होम पेज बनाना है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट में है तो आपके प्रोजेक्ट में होम पेज होना ही चाहिए, नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा भाई, भैया पहले बता दे रहे हैं। ऐसा होम पेज अगर कॉन्ट्रैक्ट में जो चीजें हैं वो चीज आपके प्रोजेक्ट में दिखनी चाहिए, राइट। ये हो गई, ये चीज हो गया। फिर दूसरा है द प्रायोरिटी और एक्सटेंट टू विच दीज फैक्टर्स आर इम्प्लीमेंटेड वेरीज फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अनदर। आप अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग चीजें होंगी, अलग अलग कॉन्स्टेंट्स होंगे, तो ये वेरी करता रहता है, राइट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन बिहेवियरल रिक्वायरमेंट्स, नॉन बिहेवियर रिक्वायरमेंट भी इनको बोलते हैं। और ये बेसिकली डील विथ इश्यूज लाइक पोर्टेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सॉरी सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, रियूजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। ये सारी चीजों में जो इश्यू आते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट उससे डील करता है, राइट। इतना समझ आ गया। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग The process of specifying non-functional requirements requires knowledge of functionality of the system as well as the knowledge of the context within which the system will operate. मतलब ज्यादा कुछ नहीं है कि जो प्रोसेस होता है नॉन फंक्शनलिटी रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, उसके लिए आपको पूरे फंक्शनल सिस्टम का जो हर एक चीज है उसका फंक्शनलिटी का नॉलेज होना चाहिए कि क्या चीज क्या फंक्शन जो है क्या काम कर रहा है, राइट। और हर एक कॉन्टेक्स्ट का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आप ये जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का जो प्रोसेस को कंप्लीट कर पाओगे। ये चीज हो गई। फिर तीसरा है डोमेन रिक्वायरमेंट्स। सो these are the requirements which are characteristics of a particular category or domain of the project। मतलब ये जो है डोमेन रिक्वायरमेंट्स ये बेसिकली मान लो आप साइन अप पेज बनाए हो, ठीक है, साइन अप पेज बनाए तो उसमें आपकी क्या होगा, पहले नेम होगा, फिर एज होगा, ईमेल होगा, पासवर्ड होगा। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। और किस डोमेन का रिक्वायरमेंट है, साइन अप पेज का डोमेन का रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो पर्टिकुलर डोमेन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, के जो कैरेक्टरिस्टिक्स के रिक्वायरमेंट जो होते हैं वो आते हैं डोमेन रिक्वायरमेंट के अंदर। बात समझ में आया, राइट। जैसे कि अपने को साइन अप करना है तो अपने को कुछ कुछ देना पड़ेगा, लाइक नाम, ईमेल, पासवर्ड, ये सब। तो ये हो गया डोमेन रिक्वायरमेंट का चीज। सो द बेसिक फंक्शन दैट अ सिस्टम ऑफ स्पेसिफिक डोमेन मस्ट नेसेसरली एग्जिबिट अंडर दिस कैटेगरी। बेसिकली वही जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डोमेन के अंदर वो इसके अंदर आते। एग्जाम्पल देख लेते हैं। In an academic software that maintains records of a school or college, the functionality of being able to access the list of faculty and list of students of each grade is a domain requirement। आप पूरा स्कूल का एक वेबसाइट बनाए हो, ठीक है, उसमें पर्टिकुलर डोमेन है स्टूडेंट्स का, ठीक है। अब स्टूडेंट्स के डोमेन के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, उसको आप एक्सेस कर रहे हो, तो ये पर्टिकुलर डोमेन के अंदर का चीज एक्सेस कर रहे हो तो ये डोमेन रिक्वायरमेंट के अंदर आता है। समझ आया बात? हाँ भाई समझ आया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये चीजें आप पढ़ सकते हो, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ, DFD भाई, ये जो चार टॉपिक हैं DFD, हिपो चार्ट, वॉरियर और डायग्राम, डेटा डिक्शनरी, ये चार टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि चारों में से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये 100% श्योर, राइट। तो चलो शुरू करते हैं भाई, DFD पढ़ेंगे अब। ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। DFD बहुत इजी है, DFD डेटा फ्लो डायग्राम, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। DFD stands for डेटा फ्लो डायग्राम एंड ऑल्सो नोन एज बबल चार्ट। DFD को डेटा फ्लो डायग्राम या बबल चार्ट भी बोलते हैं, राइट। They are used to graphically represent the flow of data in an information system। भाई सेंटेंस ही एक्सप्लेन कर दे रहा है, मैं क्या एक्सप्लेन करूं।
जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो भी वेबसाइट आप बनाए हो, जो भी प्रोजेक्ट आप बनाए हो, उसमें जो डेटा का फ्लो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए डीएफडी का यूज होता है, राइट। By using DFD, we can easily understand the overall functionality of a system because diagram represent incoming data flow, outgoing data flow, and stored data in a graphical form. इनकमिंग के लिए डेटा फ्लो बता देगा पूरा, पूरा जो आप मतलब बेसिकली आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको आप एक ग्राफ के फॉर्म में बता रहे हो कि पहले ए चीज एग्जीक्यूट होगी, फिर बी एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद सी एग्जीक्यूट होगा, राइट। ये पूरा ग्राफ के फॉर्म में आप बता दे रहे हो तो ये इजी फॉर्म में आपको समझ आए किसी को भी, राइट। फिर चौथा पॉइंट है, इट डिस्क्राइब्स हाउ डेटा इज प्रोसेस्ड इन सिस्टम इन टर्म ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट आउटपुट के फॉर्म में कैसे डेटा जो है प्रोसेस हुआ जा हो रहा है ये बताता है डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम, राइट। तो आगे है बेसिक कंपोनेंट ऑफ डीएफडी कि क्या क्या चीजें होती हैं डीएफडी में, ये पढ़ लेते हैं। अगर आप अब आप एक ग्राफ बना रहे हो तो ग्राफ बनाने के लिए चीजें तो लेंगे लाइक एंटिटी, एरो वगैरह, राइट। तो पहला पॉइंट है इसमें, एक्सटर्नल एंटिटी एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सिस्टम इनपुट और सिस्टम आउटपुट। मतलब आपको जब इनपुट देना है तो ये एक्सटर्नल एंटिटी बना, ऐसा बॉक्स बनाना पड़ेगा, उसमें आपको इनपुट डालना पड़ेगा, डीएफडी बनाया है तो। फिर दूसरा है प्रोसेस, एक्टिविटीज एंड एक्शन टेकन ऑन द डेटा आर रिप्रेजेंट बाय सर्कल। अब सपोज आपका इफ स्टेटमेंट चल रहा है, ठीक है, इफ स्टेटमेंट चल रहा है, तो ये जो इफ स्टेटमेंट है इसको आप सर्कल के फॉर्म में डालो क्योंकि यहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, राइट। तो जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं या जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको आप ऐसे कर मतलब सर्कल के फॉर्म में डालते हो। फिर डेटा फ्लो, मूवमेंट ऑफ डेटा इज शोन बाय एरोज। डेटा कहाँ से ए से बी में जा रहा है, ठीक है, ए फिर बी में जा रहा है, ऐसे एरो पे शो करोगे, ठीक है। ऐसे सीधा ऐसे लाइन वाइन ऐसे डॉट 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 ऐसे नहीं बनाना है, डायरेक्ट लाइन एरो होता है भाई, एरो ऐसे बनाना है, ठीक है। और डेटा स्टोर, इट इज रिप्रेजेंट बाय ओपन रेक्टेंगल। कहाँ पे जो डेटा स्टोर करना है आपको वो ये ओपन रेक्टेंगल के फॉर्म में आप रखोगे, राइट। फिर टाइप्स ऑफ डीएफडी, पहला टाइप्स ऑफ डीएफडी कितने होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला लॉजिकल डीएफडी, दूसरा है फिजिकल डीएफडी। लॉजिकल डीएफडी क्या होता है, इट शोज हाउ डेटा फ्लो इन सिस्टम। सिस्टम में कैसे डेटा फ्लो होता है ये लॉजिकल डीएफडी यूज शो करता है। और फिजिकल डीएफडी शो करता है, इट शोज डेटा, द डेटा इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड इन सिस्टम। मतलब डेटा कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है सिस्टम में, फिजिकल डीएफडी शो करता है। और डेटा कैसे फ्लो हो रहा है ये लॉजिकल डीएफडी शो करता है। इट डिस्क्राइब व्हाट डेटा इज मूव फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर। एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी में क्या डेटा फ्लो हो रहा है वो चीज लॉजिकल डीएफडी शो करता है। और ये इट डिस्क्राइब हाउ डेटा इज मूव फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर, ये भी बेसिकली वही करता है कि कैसे डेटा मूव हुआ। अब लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो है फिजिकल देखता है और डेटा फ्लो जो पार्ट है वो लॉजिकल देखता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये चीज है, ये याद रखेंगे सब, राइट। फिर तीसरा पॉइंट है, इट शोज हाउ सिस्टम वर्क, नॉट हाउ द सिस्टम कैन बी इम्प्लीमेंटेड। सिस्टम कैसे काम करता है ये चीज लॉजिकल डीएफडी देखता है, कैसे इंप्लीमेंट हुआ वो इसका काम नहीं है भैया, वो काम है फिजिकल डीएफडी का, राइट। और इट इज इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट, ऑब्वियसली क्योंकि ये पूरा डेटा फ्लो देखता है, इसको इम्प्लीमेंटेड पार्ट से कुछ मतलब ही नहीं है, तो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट है। और ये इट शोज द करंट सिस्टम ऑपरेट्स एंड हाउ सिस्टम विल इम्प्लीमेंट, कैसे सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा ये चीज जो है फिजिकल डीएफडी देखता है। और ये इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट है, ये याद रखना सब, राइट। फिर आता है लेवल्स ऑफ डीएफडी। लेवल्स ऑफ डीएफडी में पहला पार्ट है ओ लेवल डीएफडी, सॉरी जीरो लेवल डीएफडी, ओ लेवल नहीं सॉरी, जीरो लेवल डीएफडी। इट शोज द सिस्टम एज अ सिंगल प्रोसेस विथ इट्स रिलेशनशिप टू एक्सटर्नल एंटिटीज। एक पूरे प्रोसेस सिस्टम को जो है उसको एक सिंगल प्रोसेस के तौर पे दिखाता है एक्सटर्नल एंटिटीज से रिलेशनशिप बना के। इट रिप्रेजेंट अ एंटायर सिस्टम एज अ सिंगल प्रोसेस विद इनपुट एंड आउटपुट डेटा इंडिकेटेड बाय इनकमिंग एंड आउट। एक पूरे प्रोसेस सिस्टम जो है उसको एक सिंगल एंटिटी की तरह ये दिखाता है, इनकमिंग आउटगोइंग एरो के जो है वो इनपुट आउटपुट शो करता है ऐसे में। इट इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल सिस्टम मॉडल और कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, डायग्राम, हाँ। जब भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स आते हैं ना तो आप लोग को जैसा भी डायग्राम बन रहा है, राइट, भले वो एरो डायग्राम क्यों ना हो, ठीक है,
डब्बा डब्बा बना दो, बीच बीच में लिख दो, नीचे वन, एक पहले ये प्रोसेस हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, भले वो एरो डायग्राम क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन वो बनाना ही है आपको, उससे मार्क्स ज्यादा मिल जाते हैं। क्योंकि अब इतना टाइम तो रहता नहीं इन्विजिलेटर के पास कि वो आपका हर एक आंसर पढ़ते रहे, राइट। तो ये डायग्राम बनाओगे तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर आता है वन लेवल डीएफडी। In one level DFD, we decompose the O level DFD into multiple components and define each component detail. Right. वन लेवल डीएफडी में जो है, हम जो एक पूरा प्रोजेक्ट जो सिंगल एंटिटी में जीरो लेवल डीएफडी दिखा रहे हो, तो उसको अपन डिवाइड करते हैं बहुत पार्ट में, और फिर हर पार्ट को अलग अलग लोगों को देते हैं ताकि वो उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करें। बेसिक चीज ये है। ये फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है? इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड फंक्शनिंग एंड लिमिट्स ऑफ ए सिस्टम। It is a graphical representation which is very easy to understand. The DFD represent detailed and well-explained diagram of system components. It is used as part of system documentation. Disadvantage भी ज्यादा कुछ नहीं है। अपन पढ़ते हैं अभी, ये क्या है? डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी क्या होता है? A data dictionary contains data about the database. ठीक है, जो भी डेटा है डेटाबेस के बारे में, जो भी डेटा है वो डेटा डिक्शनरी कंटेन करता है, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो लिखना ही एग्जाम में। फिर इट कंटेन इन्फॉर्मेशन सच एज व्हाट इज इन द डेटाबेस, हु इज अलाउड टू एक्सेस इट, वेयर इज द डेटाबेस फिजिकली स्टोर। डेटाबेस क्या है, डेटाबेस में क्या है, डेटाबेस कहाँ स्टोर्ड है, डेटाबेस को कौन एक्सेस कर सकता है, डेटाबेस फिजिकली कहाँ प्रेजेंट है, ये चीज जो है डेटा डिक्शनरी के पास रहता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। फिर आता है इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग अ डेटाबेस। डेटाबेस बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई ये, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ डेटा डिक्शनरी। देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा डिक्शनरी, एक्टिव, पैसिव। ठीक है, अब एक्टिव क्या होता है? एन एक्टिव डेटा डिक्शनरी इज अ टाइप ऑफ डिक्शनरी दैट इज वेरी कंसिस्टेंट एंड मैनेज ऑटोमेटिकली बाय द डीबीएमएस। एक्टिव डेटा डिक्शनरी जो है बेसिकली डेटाबेस ही इसको मैनेज करता है और बहुत कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली डेटाबेस जो है इसको मैनेज और मैनेज कर लेता है और कंसिस्टेंट होता है। द इन्फॉर्मेशन इज एन एक्टिव डेटा डिक्शनरी इज अप टू डेट एज इट इज ऑटोमेटिकली मैनेज। और ऑब्वियस सी बात है, जब ये ऑटोमेटिकली डेटाबेस को मैनेज करेगा तो डेटाबेस में अगर कोई नई एंट्री आई तो तुरंत ये डेटा डिक्शनरी एक्टिव डेटा डिक्शनरी में डाल देगा। सीरीज सही बात है कि नहीं? तो ये अप टू डेट रहता है, ये तो बेसिक चीज है। फिर आता है पैसिव में। तो पैसिव में जो है द पैसिव डेटा डिक्शनरी इज मॉडिफाइड वेन एवर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इज चेंज। लाइक पहले अगर जो भी डेटाबेस का स्ट्रक्चर था, अगर वो टेबुलर फॉर्म में था, फिर अगर किसी और फॉर्म में उसको उसका स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं अपन, तब ही इसमें चेंजेस आएंगे, वरना ऐसे चेंज नहीं आएगा। तो इस वजह से इसमें जो डेटा हम अगर टेबुलर फॉर्म में हम डेटा फीड करते जा रहे हैं तो अप टू डेट तो होगा नहीं भाई, क्योंकि सिर्फ जब स्ट्रक्चर ही चेंज कर रहे हैं तभी चेंज हो रहा है। तो हम कितना भी डेटा टेबुलर फॉर्म में डाल दें वो तो चेंज आएगा ही नहीं ना, अपडेट होगा ही नहीं। तो यही है कि इसमें अप टू डेट नहीं होता। एडवांटेजेस हैं इसके कि इट गिव्स वेल स्ट्रक्चर्ड एंड क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट डेटाबेस। इट फैसिलिटेटेड एनालिसिस इन डिटरमाइनिंग एडिशन मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम। और डिसएडवांटेज है कि क्रिएटिंग अ न्यू डिक्शनरी इज वेरी बिग टास्क, ठीक है। फिर आपको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा भाई, तो बहुत बड़ा टास्क। फिर आता है हिपोचार्ट। हिपोचार्ट क्या होता है? हिपोचार्ट स्टैंड्स फॉर हायरार्किकल प्लस इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ठीक है। हायरार्किकल प्लस इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये क्या होता है? हिपो डायग्राम रिप्रेजेंट्स द हायरार्की ऑफ मॉड्यूल्स इन द सॉफ्टवेयर सिस्टम। अब क्या क्या मॉड्यूल्स आप यूज किए एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वो उसका पूरा हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। पहले एक मॉड्यूल आया, ए मॉड्यूल आया, ए मॉड्यूल, राइट। फिर दूसरा बी मॉड्यूल आया, फिर तीसरा सी मॉड्यूल आया। ये जो पूरा हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनेगा ना, इसी को ये जो पूरा है ये हिपो डायग्राम बनाता है, ठीक है। द प्रॉब्लम इज नॉर्मली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स। लार्ज और कॉम्प्लेक्स के लिए सॉल्व करने के लिए यूज होता है। दस द प्रोसेसिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू सबटास्क कॉल्ड मॉड्यूल्स। अब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो भाई उसको मॉड्यूल्स में ऑब्वियसली डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी परफॉर्म करना भाई चीजों को। अब आजकल के दुनिया में इतना टाइम नहीं, किसी के पास टाइम नहीं है भाई, सब चाहेंगे उनका काम जल्दी हो। तो इसलिए मॉडल्स को डिवाइड करो, किस एक एक बंदे को पकड़ाओ कि तुम ये मॉडल करो और जल्दी जल्दी टास्क कंप्लीट करके आगे बढ़ो, जियो अपनी जिंदगी, राइट। फिर लास्ट पॉइंट है ईच मॉड्यूल अकम्प्लिश वन फंक्शन। फिर आता है आईपीओ। वो तो था हायरार्किकल, ये आईपीओ सिर्फ इनपुट प्रोसेस आउटपुट।
पहला पॉइंट है इट स्टैंड्स फॉर इनपुट प्रोसेस आउटपुट। दूसरा है कि वी मेक आईपीओ फॉर एवरी मॉड्यूल, हर मॉड्यूल का इनपुट प्रोसेस आउटपुट बनता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू आईपीओ डायग्राम विच depicts the flow of control and data in a module, HIPPO doesn't provide any information about data flow or control flow। आईपीओ जो है पूरा फ्लो कंट्रोल और डेटा जो है एक मॉड्यूल में कैसे है वो पूरा बताता है, बट हिपो जो है कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता कंट्रोल फ्लो या डेटा फ्लो के बारे में, लेकिन आईपीओ प्रोवाइड करता है। ये इसके बीच का बेसिक डिफरेंस है, इसलिए आईपीओ हर मॉड्यूल के लिए बनाते हैं। और आईपीओ चार्ट डू नॉट शो हायरार्की। हायरार्की नाम में ही हायरार्की नहीं है तो हायरार्की शो ही कैसे करेगा? ठीक है, ये इसके एडवांटेजेस। फॉर मोर डिटेल देन अदर टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, each module input and output are properly labeled, can be used to quickly determine what modules can call the module under investigation। ये इसका डिसएडवांटेज, documentation of program can be quite large, structure chart and pseudocode are more extensively utilized। यही सब। फिर आता है वॉर्नियर और डायग्राम। ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर चार्ट है, ये लेफ्ट टू राइट फैशन में लिखा होता है। द सब मॉड्यूल्स आर रिप्रेजेंट बाय ब्रैकेट्स। ये 3 पॉइंट लिख दो बस आपका मार्क्स मिल जाए। क्या पहला क्या है? हायरार्किकल स्ट्रक्चर चार्ट होता है और लेफ्ट टू राइट फैशन में लिखा होता है। सब मॉड्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ब्रैकेट्स, राइट। ये हो गया। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोकोमो मॉडल, राइट। इसका फुल फॉर्म होता है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब ध्यान लगा के सुनेंगे, सब ध्यान लगा के समझेंगे, इसको अच्छे से समझाने वाला हूँ। इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल भी आप लोग देख लेना, वैसे तो कॉलेज में करवाते हैं न्यूमेरिकल इसके बेस पे। और इसका न्यूमेरिकल कुछ ज्यादा टफ भी नहीं होता है। इसका देखो, मैं जैसे एक फॉर्मूला है यहाँ पे, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला पे आपको ए दे देगा, ए और बी का वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करना, ये याद रखना पड़ेगा। के फाइंड करने बोल देगा, कभी कभी लाइन ऑफ कोड फाइंड करने बोल देगा। तो इजी चीज है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। मैं अच्छे से समझा दूंगा आपको, आपको नई न्यूमेरिकल पढ़ के जाओगे तो भी आप सॉल्व कर दोगे, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो एक एक चीज इसमें डिटेल में समझेंगे कोकोमो मॉडल के बारे में, ठीक है। एक एक चीज समझेंगे डिटेल में। तो शुरू करते हैं। कोकोमो मॉडल फुल फॉर्म कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, ठीक है। एक रिग्रेशन मॉडल है जो कि लाइन ऑफ कोड के पे बेस हुआ है, बना है, ठीक है। एलओसी मतलब लाइन ऑफ कोड होता है। एलओसी का फुल फॉर्म होता है लाइन नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड, ठीक है, ठीक है। एक इट इज ए प्रोसीजरल कॉस्ट एस्टिमेट मॉडल फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स एंड इज ऑफन यूज्ड as a process of reliably predicting the various parameters associated with making a project, such as size, effort, time, quality, cost। बेसिकली आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसका क्या कॉस्ट होगा, कितने में बेचोगे, क्या क्या चीजें होंगी उसका, उसमें जो जो चीजें एसोसिएट हुए हैं, जैसे उसका साइज, उसमें कितना एफर्ट लगा है, क्या कॉस्ट होगा, कितना टाइम लगा है, क्वालिटी कैसा है, ये सब चीज को बेस के आपको एक अमाउंट मिलेगा ना। वो कॉस्ट एस्टिमेट करने के लिए कोकोमो मॉडल यूज होता है, ठीक है। पैरामीटर्स विच डिफाइन आउटकम ऑफ कोकोमो मॉडल, ठीक है। इसमें बेसिकली नहीं, दो ही पैरामीटर्स हैं। एफर्ट, amount of labor that will be required to complete a task, it is measured in effort। मतलब क्या, जितने नंबर ऑफ वर्कर्स यूज हुए हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वर्कर्स या लेबर्स जो भी बोल लो, एक ही चीज। तो एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो होता है एफर्ट। क्या होता है एफर्ट? अमाउंट ऑफ लेबर दैट विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क। इसको जो है पर्सन पर्सन मंथ यूनिट्स में हम लोग मेजर करते हैं। यूनिट याद रखना भाई, पर्सन मंथ मेजर यूनिट्स, ठीक है। दूसरा दूसरा है क्या? दूसरा पैरामीटर है शेड्यूल। इट मीन्स द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द जॉब विच इज प्रोपोर्शनल टू एफर्ट पुट इन। मतलब अब लेबर तो हो गया भाई, अब लेबर कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर रहा है, ये चीज जो है ये शेड्यूल में आती है। कितने जो मतलब जो टाइम टेकन हुआ एक टास्क कंप्लीट करने में, वो है शेड्यूल, ठीक है, ठीक है। अब आता है भाई, इन कोकोमो मॉडल प्रोजेक्ट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 मोड्स।
पहला मोड है ऑर्गेनिक, दूसरा सेमी डिटैच, तीसरा एम्बेडेड। ठीक है, आपको बेसिकली ज्यादातर मतलब ज्यादातर आपको ऑर्गेनिक ही दिखने मिलेगा एग्जाम में। सेमी डिटैच और एम्बेडेड नहीं देते ज्यादातर, ऑर्गेनिक ही देते हैं एग्जाम में, सेमी डिटैच और एम्बेडेड नहीं देते। चलो ऑर्गेनिक क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। A development project can be treated of the organic type if the project deals with developing a well understood application program। अच्छा एप्लीकेशन प्रोग्राम होना चाहिए, वेल अंडरस्टूड होना चाहिए। द साइज ऑफ डेवलपमेंट टीम इज रीजनेबली स्मॉल, और छोटा टीम अगर अच्छा प्रोजेक्ट बना दे रहा है तो ऑर्गेनिक में आ रहा है। ठीक है, एंड द टीम मेंबर्स आर एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग सिमिलर मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। और जो वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, वो एक्सपीरियंस होनी चाहिए। क्या क्या तीन कंडीशन इसमें? एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो ग्रुप है, टीम मेंबर्स हैं, साइज ऑफ डेवलपमेंट टीम है वो स्मॉल होना चाहिए, और वेल अंडरस्टूड प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। ये तीन चीजें हैं तो ये ऑर्गेनिक में आता है। सेमी डिटैच के लिए क्या कंडीशन है? A development project can be treated with semi-detached type if the development consists of a mixture of semi-experienced, inexperienced staff. Team members may have infinite experience in related systems but may be familiar with some aspects of other order being developed। ठीक है, इनएक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस दोनों कॉम्बिनेशन को अगर जोड़ दो तो वो सेमी डिटैच में आता है। ठीक है, और जरूरी नहीं कि आप जो प्रोजेक्ट है उसको वेल अंडरस्टूड बनाओ, उसके अलावा भी वेल अंडरस्टूड होना चाहिए, बट अगर आपको कुछ और चीजें ऐड कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हो, वो सेमी डिटैच में आता है भाई। ठीक है, और एम्बेडेड में इज ट्रीटेड, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज ट्रीटेड टू बी ऑफ एन एम्बेडेड टाइप इफ द सॉफ्टवेयर बीइंग डेवलप इज स्ट्रांगली कपल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर। कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर वगैरह है तो वो आता है एम्बेडेड में। मतलब क्या, इसमें प्रॉपर एक्सपीरियंस चाहिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर आ रहा है भाई, समझ रहे हो? ठीक है, सॉफ्टवेयर कॉस्ट एंड एस्टिमेशन शुड बी डन थ्रू थ्री स्टेजेस। ठीक है, सॉफ्टवेयर का जो कॉस्ट एस्टिमेशन वो तीन स्टेज में होना चाहिए। पहला है बेसिक मॉडल, दूसरा इंटरमीडिएट मॉडल, तीसरा डिटेल्ड मॉडल। ठीक है, बेसिक मॉडल क्या? द बेसिक कोकोमो मॉडल प्रोवाइड एन accurate size of project parameters। The following expression gives the basic COCOMO estimation model। ठीक है, कोकोमो मॉडल जो है एक एक्यूरेट साइज ऑफ प्रोजेक्ट पैरामीटर्स प्रोवाइड करेगा। बेसिक कोकोमो मॉडल जो है बेसिकली ये फॉर्मूला है एफर्ट के, टाइम के और पर्सन रिक्वायरमेंट्स के। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, हाँ, बेसिक मॉडल पे आपको क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और ये जो है ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच और एम्बेडेड, ये चार जो वैल्यूज हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगी, बस बात करते हैं। ठीक है, सो या गाइस, इसी के साथ सेकंड यूनिट भी खत्म होता है। आई होप कि आप लोग इसको पढ़ लेंगे और ये आपको हेल्प करेगा आगे एग्जाम। हाँ, एक और चीज हम भूल गए कि कैसे आंसर्स राइटिंग, ठीक है, आंसर्स राइटिंग कैसे करना है। ठीक।